Hey guys, दिव्यांश, welcome back to another episode of Football Daily. एंड लेजिट भाई किलियन एम्बापे ने अपना फ्रांस में जो नया एरा है ना, वो भाई बहुत सही तरीके से स्टार्ट किया। क्योंकि यार देखो, ये सवाल खड़ा होना चाहिए था। और रिसेंटली अगर हम फ्रांस नेशनल टीम के कैंप की बात करें तो वहां पर भी ये असमंजस की बात कहो, या आप गलत फहमी की बात कहो, या फिर एक तरीके से कंफ्यूजन था कि एंटोइन ग्रीजमैन, जो कि ऑफकोर्स अपना 76वां नेशनल गेम खेल रहा है विदाउट एनी इंजरी, विदाउट एनी सस्पेंशन, उसको यहाँ पर दिदियर देशचैम्प्स ने क्यों नहीं कैप्टन बनाया। और एक 24 साल के लौंडे, ऑफकोर्स किलियन एम्बापे कहीं ना कहीं इस समय वन ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट है, इफ नॉट ऑलरेडी द बेस्ट। लेकिन किलियन एम्बापे ने यहाँ पर कल ब्रेस मार के भाई मजा तो दिला दिया। लेकिन पता है, एक्चुअली में बहुत बार ऐसा नहीं होता, जब मैं किलियन एम्बापे के अगर इंटरव्यू की बात करूं तो उसके रिगार्डिंग में एक कॉम्प्लीमेंट दूं, लेकिन कल के उस इंटरव्यू में मेरे को लगा कि वो मैच्योरिटी वाली चीज़ ना है उसमें। कल के इंटरव्यू के बाद मुझे लगा कि उसको पता है कि नेशनल टीम का कैप्टन बनना कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम है। उसने ये चीज़ तो मानी कि हाँ भाई देखो, ग्रीजमैन का दिमाग खराब होना, और शायद से मैं अगर ग्रीजमैन की जगह होता तो मेरा भी यहाँ पर दिमाग खराब होता। लेकिन उसने इस चीज़ की भी बात का बिल्कुल कंफर्म करा कि ग्रीजमैन के बिना ये नेशनल टीम इनकम्प्लीट है। अगेन एक सवाल है कि करीम बेंजेमा यहाँ पर जिस तरीके से फ्रांस को शंट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं टोटली फ्रांस नेशनल टीम की बात करें या फिर पूरे फ्रांस फेडरेशन, फ्रांस रिपोर्ट, यहाँ पर करीम बेंजेमा को भी शंट कर रहे हैं। ओवरऑल मतलब होता है ना, लाइक रिकॉर्ड से हटा दो। यहाँ पर ना डिस्टैम्प्स कोई जिक्र करेगा, ना ही एम्बापे जिक्र करेगा, और ना ही यहाँ पर छपना चाहिए। एंड ऑफ कोर्स अगर कल के गेम की बात करें तो भाई 30 मिनट में तुमने यहाँ पर रोनाल्ड कोएमन की टीम के छक्के छुड़ा दिए। मैच तगड़ा था। कोलोमुआनी की बात करें, ही वॉज ऑसम। अगेन 4-4-2 की टैक्टिक्स में जिस तरीके डिस्टैम्प्स से डिप्लॉय करा था, अमेजिंग था। किलियन एम्बापे बुली कर रहा है, वो अमेजिंग था। ग्रीजमैन की परफॉर्मेंस सबलाइम थी, वो सही थी। चुआमेनी की परफॉर्मेंस की बात करें, वो तगड़ी थी। एंड जस्ट इमेजिन, चुआमेनी आएगा, फिर कामाविंगा की मिडफील्ड सॉर्टेड है भाई लेजिट सॉर्टेड है। डिस्टैम्प्स अगर ये मोमेंटम को कंटिन्यू कर सके ना, तो क्या यूरो 2024, यहाँ पर वर्ल्ड कप 2026 के भी काफ़ी ज़्यादा हाई होप्स है। एंड डेफिनेटली बीइंग कैप्टन फर्स्ट गेम, यहाँ पर किलियन एम्बापे ने ताबड़तोड़ परफॉर्मेंस करी है। और नाउ ही इज द 5th लीडिंग गोल स्कोरर इन फ्रांस नेशनल टीम। करीम बेंजेमा का पीछे छोड़ दिया। और प्लातिनी की बात करें, द फेमस नंबर 10, 41 गोल्स के साथ में 38 एम्बापे के हैं, तो चांसेस काफ़ी ज़्यादा सही हैं। लेकिन इसी के साथ बात करते हैं एक और ब्लॉकबस्टर खबर की। एंड ऑफ कोर्स भाई यूलियन नागलसमैन का इस समय चर्चा चल रही है। और एफसी हॉलीवुड यानी कि एफसी बायर्न म्यूनिख की बात करें तो वो भी काफ़ी कंट्रोवर्सी में है। ऐसे में भाई आई थिंक जब तक ये तुम वीडियो देखोगे तब तक इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो चुकी होगी। लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस को 2 तरीके से बांटा है। पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में यहाँ पर जो हायर ऑफिशियल्स हैं बायर्न म्यूनिख के, वो ये समझाएंगे कि नागलसमैन को क्यों सैक किया था। अब देखो, वो कुछ भी कह सकते हैं, काफ़ी सारे रूमर्स हैं, लेकिन ये तुम मान के चलना कि वो सच नहीं बोलेंगे। दूसरी चीज़ यहाँ पर जो दूसरा है, वहाँ पर टूकल को अनवील किया जाएगा। और एक कन्फर्म है कि मंडे की अगर बात करें तो मंडे से थॉमस टूकल बायर्न म्यूनिख की ट्रेनिंग को भी संभालने वाले हैं। अब देखो, इसके रिगार्डिंग काफ़ी ज़्यादा चर्चा है कि नागलसमैन को क्यों यहाँ पर सैक किया गया, क्यों नहीं सैक किया गया। लेकिन मैं तुमको चीज़ें बता देता हूँ कि क्या कॉन्सिक्वेंसेज है और आफ्टर मैथ क्या है। भाई नागलसमैन को सैक हो गया है, नागलसमैन का जो रिलेशनशिप है वो खत्म हो चुका है। तो 24 घंटे तो बहुत ही ज्यादा गुड़ गोबर गए हैं नागलसमैन की, अगर पर्सपेक्टिव से बात करें। लेकिन तुमको ये भी समझनी पड़ेगी कि अगर जो इस समय मैं रिपोर्ट्स पढ़ रहा हूं उसमें साफ साफ बताया गया है कि नागलसमैन को सैक करने का एक्चुअली में कोई था ही नहीं ओपिनियन यहाँ पर बायर्न म्यूनिख का। ये सिर्फ इसलिए था क्योंकि इनको ये लग रहा था कि टूकल एक्चुअली में अगले सीजन तक बना रहेगा। लेकिन यहाँ पर उनकी इस बात से गांड फटी पड़ी थी कि अगर रियल मैड्रिड यहाँ पर एंसेलोटी को सैक करने का डिसीजन बना चुकी है तो इसका मतलब वो यहाँ पर ऑलरेडी टूकल से नेगोशिएट कर देंगे, और अगर नहीं कर रहे हैं तो कर लेंगे। ऐसे में एक हफ्ते के अंदर यहाँ पर अगर टूकल से या फिर एक महीने के अंदर टूकल से उनका कुछ एग्रीमेंट हो गया तो बायर्न म्यूनिख के हाथ से तो टूकल निकल गया। ये है सबसे बड़ा सार कि नागलसमैन पे बैट करने के लिए तैयार थे कि ठीक है, एटलीस्ट समर ट्रांसफर विंडो तक हम देख सकते हैं क्या है यहाँ पर हमको ट्रेबल जितवा सकता है, और अगर नहीं तो हम टूकल को ले लेंगे। लेकिन जहां इनको कॉन्फिडेंस नहीं था कि शायद से टूकल वेट भी ना करे, टूकल या तो यहाँ पर इसकी जॉब ले लेगा, पीएसजी की जॉब ले लेगा, या फिर एक्चुअली में रियल मैड्रिड की जॉब ले लेगा। ऐसे में बायर्न पीछे रह जाएगी। तुम सोच रहे हो, ये देखो लॉजिकली सही लग रहा है, बट एज अ नागलसमैन अगर आप लाइक एज अ नागलसमैन के आप पर्सपेक्टिव देखो या थोड़ा सा समझोगे भी तो कितना ज़्यादा खराब है। अब मैं यहाँ पर ये सोच रहा हूँ कि जस्ट इन केस मैं ऐसा होप नहीं कर रहा, जस्ट आई एम थिंकिंग अबाउट इट कि टूकल अगर एक्चुअली में डॉर्टमुंड से हार गया और उसके बाद यहाँ पर टाइटल रेस हार गया बुंदेसलीगा की, और यहाँ पर चैंपियंस लीग में भी वो सिटी से हार गया, तो क्या ये टूकल को भी सैक कर देंगे? क्या ये यहाँ पर टूकल को लेके जो आए हैं, क्या ये शॉर्ट टर्म है या फिर लॉन्ग टर्म है? खैर
सिर्फ टूकल की बात नहीं, यहाँ पर काफ़ी लोगों का ये मानना है कि नागलसमैन ने एक्चुअली में किसी भी यंगस्टर्स को फर्दर डेवलप नहीं किया, यानी कि जिस डेवलपमेंट को हंसी फ्लिक छोड़ के गया था उसको भी यहाँ पर ये कंटिन्यू नहीं कर पाया। तो ये भी एक बहुत बड़ा सवाल सामने आ रहा है कि नागलसमैन ने यहाँ पर जो रिक्रूटमेंट थी, जो डेवलपमेंट था, वो भी बायर्न के हिसाब की पेस पे नहीं करा। खैर, इसी के साथ अगर मैं तुमको एक अपडेट बता दूं तो टॉटनम यहाँ पर अपने नेगोशिएशन चालू करने वाली है नागलसमैन के साथ, तो इसमें हमको अभी थोड़ा और अपडेट मिलेगा। आई हार्डली डाउट कि यहाँ पर नागलसमैन टॉटनम का जो ऑफर है उसको एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि उसको पता है कि रियाल, भाई अगर रियाल मैड्रिड ने ये अपॉर्चुनिटी मिस कर दी ना भाई, बहुत बड़ा ब्लंडर हो जाएगा। यस, मैं थोड़ा बायस्ड हूँ नागलसमैन के लिए, लेकिन सारे के सारे पॉइंट्स इसी तरफ इशारा करते हैं कि नागलसमैन और रियाल मैड्रिड बहुत सही मैच होगा। एंड ऑफ कोर्स वो अट्रैक्टिव फुटबॉल तो है ही। लेकिन इसी के साथ यार बात करते हैं थोड़ी सी मैनचेस्टर यूनाइटेड की। तो भाई यूनाइटेड से अभी तक शेख जसीम की जो बिड है वो अभी तक नहीं सबमिट हुई है, लेकिन सबमिट हो जाएगी। ऐसे में यहाँ पर देखो अभी ग्लेजर्स के ना ये सामने निकल के आ रहा है कि क्या 6 बिलियन का मार्क है, लेकिन अभी तक किसी को कंफर्म नहीं है। यहाँ तक कि जो यूनाइटेड के हायर ऑफिशियल है वो भी ये नहीं मानते कि क्या एक्चुअली में यूनाइटेड को 6 बिलियन ही चाहिए। जो ग्लेजर्स ने प्राइस टैग रखा हुआ है ना वो सिर्फ अपने तक रखा हुआ है। ऐसे में बस वो ये समझ रहे हैं कि जो सेकंड बिड होगा ना शायद से वो एक्सेप्ट हो सकती है, और अगर ये भी एक्सेप्ट नहीं हुई तो शायद से थर्ड विंडो को भी ओपन कर सकते हैं। मतलब किस बिल्ड को ये एक्सेप्ट करेंगे, कौन सा वो ग्रे एरिया है, कौन सा वो ग्रीन एरिया है, ये अभी तक किसी को भी नहीं पता सिवाय ग्लेजर्स के। अब यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि ग्लेजर्स के ग्लेजर्स को जो है ना कि बीच में आ रहा था कि शायद से वो सेल ना करें, सिर्फ फंड्स उठा लें और खुद ही कंट्रोल करें, इसकी पॉसिबिलिटी लिटरली खत्म होती हुई जा रही है। यूनाइटेड पूरी तरीके से सेल पे है और एक्चुअली में एट द एंड सेल होके ही रहेगी। बस यहाँ पर किसी को ये नहीं पता कि जो फंड वो उठाना चाह रहे हैं वो कितना है, 6 है, 6.5 है या फिर 7 बिलियन है। लेकिन इसी के साथ यहाँ पर एलेक्सिस सैंचेज का काफ़ी अच्छा इंटरव्यू आया है और उन्होंने यहाँ पे कहा कि देखो यार, काफ़ी लोग मेरे से पूछते हैं, ऑफकोर्स एलेक्सिस सैंचेज टू मैनचेस्टर यूनाइटेड वाज अ ब्लंडर, फ्लॉप हुआ था जिस तरीके से ईडन हज़ार्ड वाला फ्लॉप हुआ है। लेकिन उन्होंने ये चीज़ कहा कि देखो एलेक्सिस सैंचेज ने कहा कि सिटी भी मैं जा सकता था और मैं यूनाइटेड भी जा सकता था। जब मैं मूरिन्हो से मेरी बात हुई तो मूरिन्हो ने मेरे को बताया देख चैंपियंस लीग भी है और तेरे को नंबर 7 की जर्सी दे रहे हैं। यहीं जब गार्जियोला से बात हुई तो उसने भी अपना प्रोजेक्ट दिया, लेकिन यहाँ पर जो यूनाइटेड का नंबर 7 की जर्सी थी जिसको एरिक कैंटोना ने पहनी है, जिसको यहाँ पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने पहनी है, उसको पहनने का मौका मैं कैसे छोड़ सकता था। ऑफकोर्स यार एलेक्सिस सैंचेज का जो स्पेल रहा था यूनाइटेड में वो काफ़ी ज़्यादा ही खराब गया था। लेकिन इसी के साथ अगर बात करते हैं थोड़ी सी यहाँ पर बार्सिलोना की, तो हाल ही में भाई पेड्री ने एक इंटरव्यू में ये चीज़ कहा कि देखो मैं तो काफ़ी टाइम तक रहने वाला हूँ बार्सिलोना में, लेकिन यहाँ पर ऑफकोर्स मैं ये नहीं कंफर्म कर सकता कि मैं प्रीमियर लीग जाऊँगा या नहीं जाऊँगा। फ्यूचर किसी ने भी नहीं देखा, लेकिन इसमें ज़्यादा हल्ला काटने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा क्रिएट हुआ। पेड्री आने वाले बहुत सालों तक बार्सिलोना के साथ ही रहेगा। लेकिन इससे जुड़ी हुई एक खबर ये है कि भैया इल्काई गुंडोगन के साथ यहाँ पर जो बार्सिलोना है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है। एथलेटिक की अगर हम बात करें तो कुछ रिपोर्ट्स ने यहाँ पर जो सोर्सेज हैं जिन्होंने एनोनिमस रहने की रिक्वेस्ट करी है, उन्होंने यहाँ पर अंदर की बात ये बताई है कि बार्सिलोना के काफ़ी सारे लोग इस चीज़ पे कॉन्फिडेंट है कि इल्काई गुंडोगन आएगा, बल्कि आएगा ही नहीं, यहाँ पर जो वो सिटी में कमा रहा है ना एक्चुअली में उससे कम कमाने के लिए भी तैयार हो जाएगा अगर बार्सिलोना यहाँ पर ऑफर देती है। ये अट्रैक्टिव पावर है बार्सिलोना की। ऐसे में यहाँ पर वे मानते हैं कि जिस प्लेयर को पेप गार्डियोला सबसे पहले लेके आया था सिटी पे, उसको यहाँ पर बार्सिलोना खींच सकती है। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि बार्सिलोना में काफ़ी लोग ये मानते हैं कि ज़ावी इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज्ड है, काफ़ी ज़्यादा कंसर्न है कि पेड्री होता है तो उसका पूरा का पूरा जो स्टाइल और फिलॉसफी है उससे खेला जा सकता है, लेकिन अगर पेड्री नहीं होता तो यहाँ पर गुंडोगन, यहाँ पर अगर पेड्री नहीं होता तो उस स्टाइल को रेप्लिकेट करने में बार्सिलोना कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा पीछे छूट जाती है और इस चीज़ को इनको निपटाना पड़ेगा। इसी के साथ अगर बात करें यहाँ पर थोड़ी सी मेसी की, तो भैया लेपोर्ता और एग्वेरो ने यहाँ पर जो किंग्स लीग चल रही है पीके वाली, उसमें यहाँ पर ये चीज़ कहा कि मेरे को पता है कि यहाँ पर अंदर की खबर ये है जिसको जेरार्ड रोमेरो ने भी कंफर्म किया कि मेसी को लेके बहुत तगड़ी चीज़ें चल रही हैं। लेकिन उन्होंने लेपोर्ता के रिगार्डिंग ये भी चीज़ कहा कि अगर लेपोर्ता 50% भी काम कर जाए ना तो मेसी का यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट और मेसी का वापसी आना तो कंफर्म है। इसी के जस्ट बाद यहाँ पर लेपोर्ता ने यूट्यूब में एक इंटरव्यू दिया और उन्होंने कहा कि देखो यार, मेरे को थोड़ा सा रिस्पेक्टफुल होना पड़ेगा क्योंकि मेसी अभी एक दूसरे क्लब के साथ कॉन्ट्रैक्ट में है, लेकिन मैं ये कंफर्म कर देता हूँ कि मेसी के लिए बार्सिलोना के दरवाजे खुले हुए हैं और मैं जिस चीज़ को सही नहीं कर पाया, अब मेरे को वो मौका मिल रहा है कि मैं उस चीज़ को सही कर सकता हूँ और ऐसे में मेसी को मैं वापस लेके आना चाहता हूँ। पता है वो वाला तरीका है जब किलियन एम्बापे के रिगार्डिंग रियल मैड्रिड बहुत चौड़ में बोलती थी ना, तो पीएसजी खटकती तो थी, किलसती तो थी। सेम यहाँ पर पीएसजी की मेसी को लेके भी किलसती है, बस फर्क इतना है कि यहाँ पर मेसी का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है और मेसी जो चाहेगा वो ही होगा। अगेन
फाइनेंशियल एस्पेक्ट कॉम्प्लिकेटेड है। जेरार्ड रोमेरो के हिसाब से कंफर्म है कि भाई अगर मेसी आएगा तो जॉर्डी अल्बा को या तो अपना सैलरी रिड्यूस करनी पड़ेगी, और नहीं करेगा तो उसको बार्सिलोना जबरदस्ती सेल कर सकती है। सेम गोस विद सर्जियो बुस्केट, और यहाँ पर कुछ प्लेयर्स को तो सेल भी करना पड़ेगा ही पड़ेगा। इसी के साथ अगर बात करें अपनी लास्ट अपडेट की, जो कि आती है रियल मैड्रिड से, तो भैया रियल मैड्रिड में यहाँ पर लूका मॉड्रिच ने एक बार फिर से कंफर्म कर दिया। देखो, कायदे से अल नसर का जो इंटरेस्ट है वो जेन्युइन है। अल नसर या सऊदी अगर क्लब्स की बात करें, वो चाहते हैं कि लूका मॉड्रिच उधर आए, लेकिन मॉड्रिच ने कहा कि देखो मैं 100 बार कह रहा हूँ कि यहाँ पर मैं रियल मैड्रिड में ही रहना चाहता हूँ और अगली साल भी रहूंगा। और अगर रिपोर्ट्स की माने तो वो रियल मैड्रिड में सिर्फ रहना ही नहीं चाहता, बल्कि एक्चुअली में अगले साल के एंड में वो अपना कॉन्ट्रैक्ट खत्म करके रियल मैड्रिड के साथ ही अपना करियर को भी फिनिश कर देगा, वहीं पर ही रिटायर हो जाएगा। तो 2 प्लेयर है हमारे पास, टोनी क्रूस और लूका मॉड्रिच। इसी के साथ अगर असेंसियो की बात करें तो असेंसियो का जो कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल है वो भाई इस समय बिल्कुल ही इम्पॉसिबल होता हुआ दिख रहा है। आई डोंट नो, मेरे को लगता है कि एज अ स्क्वाड रोटेशन प्लेयर यहाँ पर असेंसियो काफ़ी सही है, लेकिन अगर फाइनेंशियली वो ज़्यादा मांग रहा है तो वो मेसन माउंट वाली हरकत हो जाएगी। और ऐसे में यहाँ पर जब ये खबर आती है कि जॉर्ज मेंडेस ने उसको बार्सिलोना में ऑफर किया है, तो ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। आई थिंक यार एज अ रियल मैड्रिड फैन मैं ज़्यादा नहीं खिसियाऊंगा, क्योंकि सी एट द एंड ऑफ द डे असेंसियो एक अनटचेबल प्लेयर नहीं है, और असेंसियो ऐसा नहीं है कि हाँ भाई स्टार ऑफ द प्लेयर था, एक स्टारडम था। 2017 वाला असेंसियो होता तो मेरी किलस जाती, लेकिन एज ऑफ नाउ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, चिल हूँ। मैं तो कहूँगा ईडन हज़ार्ड को भी ले जाओ।